हेलो मेरे बच्चों, कल हमने आपको SN2 रिएक्शन समझाया था, बताया था। आज उसी का दूसरा पार्ट SN1 रिएक्शन आपको समझा रहे हैं। SN1 रिएक्शन इसको ऐसे पढ़ते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे पढ़ते हैं मेरे बच्चों? यूनिमोलिकुलर वन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन को हम लोग पढ़ते हैं मेरे बच्चों यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, एस से सब्स्टिट्यूशन और आर से रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का एक पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक पार्ट है 1 और 2। यह कहाँ होगा, किस तरह से होगा, इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक रिएक्शन जैसे मान लो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को अगर हम NaOH से रिएक्शन करते हैं मेरे बच्चों, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड को NaOH एक्वस यहाँ लिख दें से रिएक्शन करेंगे तो यह जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा वह टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में बदल जाएगा। यहाँ जो Cl लीव आउट करेगा वो Na के साथ मिलकर के क्या बना देगा? NaCl। इसका नाम है टी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये जो ग्रुप है टर्शियरी ब्यूटाइल, क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड। उसी तरह से इस ग्रुप का नाम टी ब्यूटाइल, ये अल्कोहल है, अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरह से दिखेगा। NaOH से रिएक्शन करेंगे, यह वाला Cl Na को क्या करेगा? लीव आउट करा देगा। लीव आउट कराने के बाद NaCl बनेगा। यह बॉन्ड टूटेगा नेट रिएक्शन में, CH3 यहाँ भी CH3, यहाँ का OH यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसी को कहते हैं टी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लिखेंगे कैसे? यह भी है टी ब्यूटाइल अल्कोहल, टी ब्यूटाइल क्लोराइड। when टी ब्यूटाइल, टी मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड reacts with NaOH, reacts with NaOH, tertiary butyl alcohol formed, tertiary butyl alcohol formed।
यह रिएक्शन किस तरह से मेरे बच्चों, जब SN1 रिएक्शन होगा तो यह किस तरह से प्रोसीड्स करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसको हम लोग देखते हैं कितने स्टेप में होगा। SN1 रिएक्शन मेरे बच्चों एक स्टेप में होता था, यह रिएक्शन SN2 1 स्टेप में होता था, SN2 SN1 होगा 2 स्टेप में। तो सबसे पहले देखिए और बातों को समझिए। हम लोगों ने क्या लिया है मेरे बच्चों, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सबसे पहले कार्बन और क्लोरीन जो कि लिविंग ग्रुप इसको जनरली कहते हैं, यहाँ ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का टूटेगा, कार्बन क्लोरीन है तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से यह Cl- बाहर हो गया। Cl- क्या हो गया, बाहर। जैसे ही मेरे बच्चों बाहर हुआ, यह कार्बोकेटाइन यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा और यह कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट एक प्लेनर स्ट्रक्चर में चला जाएगा। जब यह टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड था, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, बाउंड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट लगभग था अप्रोक्सीमेटली। जैसे ही यहाँ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन पर प्लस आया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। sp2 होने का मतलब कि यहाँ बाउंड एंगल मेरे बच्चों कितना हो गया, 120 डिग्री। कितना हो गया, 120 डिग्री। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप मेरे बच्चों, यह मेरा कहा गया फर्स्ट स्टेप। यह रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। जैसे ही यह कार्बोकेटाइन बना, एक स्टेबल इंटरमीडिएट बना। अब ध्यान दीजिए, C में ही क्लोरीन है मेरे बच्चों जिस पर निगेटिव चार्ज है, कार्बन पर प्लस चार्ज है। ये दोनों कंबाइंड होकर के फिर रिएक्शन बैक हो सकता है और फर्स्ट स्टेप हमारा रिवर्सिबल स्टेप होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मेरे बच्चों, सेकंड स्टेप में NaOH का OH आता है और यह जो बना sp2 कार्बन का कार्बोकेटायन, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट। यह जितना स्टेबल होगा मेरे बच्चों, उतना ही तेजी से रिएक्शन आगे की ओर फॉरवर्ड करेगा। इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप को मेरे बच्चों RDS भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, RDS। RDS का मतलब क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी फर्स्ट स्टेप पर रेट डिटरमाइंड होगा, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा और कौन सा रिएक्शन मेरे बच्चों क्या होगा, स्लो होगा। पॉइंट हम लोग लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में बच्चों, जब यह कार्बन sp2 हाइब्राइड स्टेट में होता है कार्बोकेटाइन बनने के कारण, तो यह वाला इस लॉब को भी होल्ड कर सकता है, इस लॉब को भी, दोनों को सिमेट्रिकल सिस्टम रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लो कि यह वाला लॉब इसको अटैक करता है, इसको हम लोग A देते हैं, तो कैसे कंपाउंड बनेगा, या इसको देते हैं A वाला इस पर अटैक करता है तो यह A हो जाता है, और ये वाला होल्ड करता है तो यह B हो जाता है। यानी 2 प्रोडक्ट बनेगा मेरे बच्चों, A और B। A कैसे बनेगा, ध्यान रखिएगा, यही इस तरह का स्ट्रक्चर है प्लेनर, और यहाँ से यह लॉब है इस तरह से। जब इस तरह से अटैक करेगा कौन सा, न्यूक्लियोफाइल, तो ये वाला बॉन्ड इधर की ओर झुक जाएगा,
यानी यह तीनों बॉन्ड जो ये प्लेन में है वह इस तरह से प्लेन में है, वह इस तरह से झुकेगा और यह इस OH यह वाला लोब से बॉन्ड बना लेगा इस तरह से C, और यहाँ क्या हो गया Cl। यह इस तरह से इनक्लाइंड होगा। ऐसा यह जब 120 डिग्री एंगल बनाए हुआ था, क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, अब यह उधर की ओर बॉन्ड झुक जाएगा हमारे लेफ्ट डायरेक्शन में। जब यह राइट डायरेक्शन से अटैक करेगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में बॉन्ड इंक्लाइन होगा। ऐसा इसलिए कि जब sp3 जब यह ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो उस कंडीशन में यह वाला sp2 कार्बन किस sp3 कार्बन में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल कितना बदल जाएगा, अब इसका 109 डिग्री लगभग हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर इस OH का अटैक इस डायरेक्शन से हो, इस लॉब को होल्ड करे, तो यह वाला जब लॉर्ड से करेगा तो जब इधर से अटैक करेगा तो यह बॉन्ड उधर की ओर झुकेगा। क्यों झुकेगा? क्योंकि इस तरह का जो एंगल बनेगा 109 बनेगा। तो यहाँ से अगर इधर से अटैक किया तो बॉन्ड को इधर झुका देगा और इस ग्रुप कार्बन पर क्या है CH3। ध्यान देना है मेरे बच्चों। और यहाँ से जो यहाँ होगा ये सेकंड स्टेप होगा, इसको क्या कहते हैं सेकंड स्टेप, और यह काफ़ी फास्ट होता है। यानी जब जब एशियन रिएक्शन होगा मेरे बच्चों, कुछ बातें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है, इसको पॉइंट बना के लिखते चलिए। फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन, during SN1 reaction, during SN1 reaction, bond breaking first and then bond forming in second step। यानी जब SN रिएक्शन होगा it is a 2-step reaction। during SN1 reaction it is a 2-step reaction। it is a 2-step reaction। in first step bond breaking first। in first step bond breaking first and in second step bond forming takes place। जब SN1 रिएक्शन होगा तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। किसके किसके बीच में, कार्बोकैटायनिक कार्बन एंड OH के बीच में, जो कि न्यूक्लियोफाइल है। इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेप, इसको कहते हैं सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप काफ़ी स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग सिर्फ हो रहा है और बॉन्ड ब्रेकिंग हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो सेकेंड पॉइंट इसको लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट में फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप, और जो इन दोनों में फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट हो जाएगा, जिस पर रेट डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पर ही। तो फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप, also called RDS, rate determining step, rate determining
स्टेप, और यह रिवर्सिबल स्टेप भी होता है, एंड रिवर्सिबल स्टेप। ध्यान देखिए मेरे बच्चों, समझिएगा। जब यह रिएक्शंस आगे बढ़ता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड टूटता है। जैसे ही यह टूटेगा यह स्टेप स्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग है, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक करता है। जैसे ही बॉन्ड टूटा, कार्बोकेटायन जनरेट किया, Cl- लीव आउट किया, तो ये हो गया स्लोएस्ट स्टेप। और जिस स्टेप में अगर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप हो रहे हों, तो जो स्टेप पर हमारा रेट डिपेंड करता है उसको हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रिवर्सिबल स्टेप कैसे होता है ये देखिए। जहाँ से ही कार्बोकेटायन बना, वहाँ क्लोरीन इस पर पुनः अटैक कर सकता है उसी डायरेक्शन से, और रिएक्शन हमारा बैक हो सकता है। इसको कहते हैं रिवर्सिबल स्टेप। सेकेंड स्टेप के बारे में क्या देखते हैं मेरे बच्चों कि सेकेंड स्टेप में OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करता है, और बॉन्ड का फॉर्म करना एक्सोथर्मिक है। बॉन्ड का फॉर्म करना क्या है? एक्सोथर्मिक है। यही कारण है कि बॉन्ड ये वो जो स्टेप है काफ़ी फास्ट होता है, और इस स्टेप पर रेट डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड स्टेप इज वेरी फास्ट स्टेप, rate does not depends on this step। इस पर रेट डिपेंड नहीं करता, बहुत फास्ट होता है। मैंने आपको बताया कि जब यह हमारा यह रिएक्टेंट था, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी। जब हमारा यहाँ प्रोडक्ट बन गया मेरे बच्चों, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इन इंटरमीडिएट कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिड स्टेट। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चों, थर्ड, इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिड स्टेट, कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिड स्टेट, sp3 हाइब्रिड स्टेट, but in intermediate carbon is in sp2 हाइब्रिड स्टेट, sp2 हाइब्रिड स्टेट। यहाँ क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिड स्टेट। मेरे बच्चों, इसमें क्या होगा, जब रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही हो तो मोलिकुलरिटी हम लोग देखते हैं। एक स्टेप में अगर हो रहा है मेरे बच्चों, तो मोलिकुलरिटी जितना मोलिकुल्स है उतना ही उसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी। लेकिन जब रिएक्शन हमारा SN1 में हो रहा है, तो यानी दो से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, तो मोलिकुलरिटी इस तरह से डिफाइन करते हैं। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि जब रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप पे हो रहे हों, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें नंबर्स ऑफ मोलिकुल जितने इन्वॉल्व होंगे उसी को मोलिकुलरिटी कहते हैं। यह हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, और इसमें
एक ही मोलिक्यूल इन्वॉल्व है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी इसका जो मोलिकुलरिटी होगा कितना होगा मेरे बच्चों 1। तो पहले हम लिखते हैं मोलिकुलरिटी का डिफिनीशन, नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल इन्वॉल्व in RDS called molecularity of the reaction। RDS में जितना नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी कहते हैं। यानी इस रिएक्शन, जो रिएक्शन SN1 में प्रोसीड्स किया तो उसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, हेंस मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ द एबव रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब इसमें थोड़ा सा मेरे बच्चों ये देखते हैं, यह वाला कार्बन अभी कायरल नहीं है, यह वाला कार्बन कायरल नहीं है। इसको अगर कायरल कर दे तो यह अगर कायरल है और यह कायरल अगर कर दे तो यहाँ का सिचुएशंस बनती है। 3 डायमेंशन में लिख रहे हैं। इस कार्बन को मैं मेरे बच्चों कायरल बनाकर समझा रहा हूँ। हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ क्या इथाइल है, यह वाला कार्बन कायरल हो गया। जब SN1 मैकेनिज्म में यह जाएगा, NaOH से अगर यह रिएक्शन करता है तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक बनेगा, सबसे पहले इंटरमीडिएट बना देते हैं, तो यहाँ पर CH3 प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ इथाइल। OH अगर यहाँ देते हैं तो यहाँ इस पर अटैक कर गया, A हो गया A। यदि इस पर अटैक किया तो ये हो गई इसकी पाथवे B। और इसी को क्या कर देते हैं, कहते हैं इंटरमीडिएट। जब हम मान लेते हैं कि पहला मोलिक्यूल OH इस लॉब को पकड़ता है तो वह बॉन्ड उधर की ओर भागेगा, इस तरह से इधर की ओर अटैक करेगा तब बॉन्ड इधर की ओर भागेगा। तो यहाँ से हो गया OH, ए वाला बॉन्ड इस तरह से सिस्टम में आता है मेरे बच्चों, और यहाँ हो जाएगा CH3H, बोल्ड पर क्या है इथाइल। अगर यह OH इस लॉब को होल्ड करता है, यानी यह OH अगर इधर से बॉन्ड बनाता है तो यह लॉब हमारे जिधर से अटैक करेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इधर से अटैक करता है तो यह तीनों बॉन्ड उस डायरेक्शन में झुक जाएगा, ऐसे OH और यहाँ क्या हो जाएगा H, CH3 और इथाइल। ध्यान रखिए मेरे बच्चों, जब यह कार्बन कायरल होगा उस कंडीशन में यहाँ 2 प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन सा बनते हैं? 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक R कन्फिग्रेशन में बनेगा, एक S कन्फिग्रेशन में बनेगा। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एक का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज होता है तो दूसरे का रोटेशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये जो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं एक दूसरे का मिरर इमेज बनेंगे। कार्बन का मिरर इमेज कार्बन, OH का मिरर इमेज OH, CH3 का मिरर इमेज CH3, इथाइल का मिरर इमेज मिथाइल।
इनसाइड हाइड्रोजन का मिरर इमेज। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, यह अगर कन्फिग्रेशन आर आता है तो यह कन्फिग्रेशन एस होगा, यह एस आता है तो यह कन्फिग्रेशन आर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होना ही है। इन दोनों की जब ग्रुप्स की प्रायोरिटी निकालेंगे, जो शिप सिस्टम से हम निकालते हैं मेरे बच्चों, तो यहाँ देखिए ए हो गया 1, मिथाइल, इथाइल में कार्बन कार्बन है, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 2, इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 3 और इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 4। फोर्थ ग्रुप हमारा कहाँ है? यह फोर्थ ग्रुप हमारा डॉटेड पर लाइन पर है, इनसाइड है, और वेजेस प्रोजेक्शन में फोर्थ ग्रुप को ऑलवेज इनसाइड द पोजीशन होनी चाहिए, इनसाइड द बोर्ड होना चाहिए। अब इसको मूव करेंगे, अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो यह आर होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम मूव कर गए तो इस होगा। यहाँ देखिए इसमें ए हो गया 1, ए हो गया 2, ए हो गया 3, यहाँ भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो कि हाइड्रोजन है, जिस जो सबसे लीस्ट एटॉमिक नंबर है, फोर्थ हो गया। ये जो प्रायोरिटी हम निकाल रहे हैं मेरे बच्चों, वह शिप सिस्टम से निकाला जाता है ना, जो कि लगभग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होता है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का सबसे टॉप मोस्ट एटॉमिक नंबर है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1। हाइड्रोजन का जो है सेकंड नंबर है, सबसे लोएस्ट नंबर एटॉमिक नंबर है, इसलिए 4 हो गया। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है मेरे बच्चों, तो यह 2 नंबर पर होगा, यह क्या हो गया 3 नंबर पर। क्यों होगा इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ एक और रूल है और यहाँ पर इथाइल ग्रुप है मेरे बच्चों, तो समझिएगा, अगर कार्बन फर्स्ट आइटम सेम हो जाए, जो कि इथाइल मिथाइल में सेम है, तो उस कंडीशन में हम सेकेंड आइटम को सर्च करते हैं। अब देखो मेरे बच्चों कि सेकेंड आइटम में भी एक आइटम हाइड्रोजन, एक आइटम और हाइड्रोजन, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन है, तो लास्ट जो थर्ड आइटम है यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ मेरे बच्चों क्या है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन सीनियर है, इसलिए इथाइल हमारा सीनियर हो गया, इसलिए ये 2 पोजीशन पर आया और ये कितने पोजीशन पर आया 3 पर। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इनसाइड द बोर्ड है, डॉटेड लाइन पर होना चाहिए। अब मूव कीजिए 1 2 3। अब इस तरह की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने लगी, क्लॉकवाइज में हुआ तो आर, एंटी क्लॉकवाइज में हुआ तो एस। यह बताता है मेरे बच्चों कि जब यह कायरल में हो तो अगर यह आर हो, अगर यह प्लस होगा, जिसको हम लोग डेक्स्ट्रो भी कहते हैं, तो यह क्या हो जाएगा माइनस लेवो में। अगर एक कंपाउंड, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है, अगर यह कंपाउंड माइनस होगा, ए लेवो होगा, तो यह वाला हो जाएगा प्लस डेक्स्ट्रो, यानी एक दूसरे का अपोजिट रोटेशन होगा। चूंकि इन दोनों लॉ पर OH को अटैक करने की टेंडेंसी सेम होती है, एक तरह की होती है, आइडेंटिकल होती है, इसीलिए इन दोनों का अमाउंट भी सेम अमाउंट में होता है और सेम अमाउंट में होता है, और ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। तो एनेंशियोमर कहलाया मेरे बच्चों और सेम अमाउंट में हो गया, यानी 10 मोलिक्यूल ये हुआ तो 10 मोलिक्यूल ये हुआ। एक लोग ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, यह भी ऑप्टिकल एक्टिव। मान लो यह डेक्स्ट्रो में है तो यह क्या हो जाएगा लेवो में, यानी सेम अमाउंट में बनता है मेरे बच्चों। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन, मोलिक्यूल तो ऑप्टिकल एक्टिव है लेकिन दोनों सेम अमाउंट में बनने के कारण ये दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल हो गया और इसी को कहते हैं रेजेमिक मिक्सचर। मेरे बच्चों क्या कहते हैं, रेजेमिक मिक्सचर। और ऐसा रिएक्शंस जिसमें रेजेमिक मिक्सचर बन रहा है उस प्रोसेस का नाम है रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन, इसको पॉइंट्स में नोट कर लीजिए। क्या लिखेंगे कि जब SN1 रिएक्शन होगा, यानी ड्यूरिंग, नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चों, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन
रेसेमाइजेशन अकर्स, रेसेमाइजेशन अकर्स, इट मीन्स may be racemic mixture form, racemic mixture form। एक बात और ध्यान देने वाली है मेरे बच्चों, वह यह है कि यहाँ से जिस साइड से क्लोरीन है उसी साइड में अगर OH आया है तो क्लोरीन हमारा क्या है राइट साइड में, और यहाँ भी OH किस डायरेक्शन में आया है राइट डायरेक्शन में, तो इसे कहते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रिटेन्ड प्रोडक्ट। इसको रिटेन्ड प्रोडक्ट किसको कहते हैं मेरे बच्चों? जिधर Cl आया है लिविंग ग्रुप उधर ही अगर इनकमिंग ग्रुप आ जाए तो उसको कहते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट। ठीक, इधर राइट में क्लोरीन है, इधर राइट में OH है, तो उसको कहते हैं रिटेन्ड प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट जो हमारा है मेरे बच्चों, देखिएगा इधर राइट में क्लोरीन है, इधर लेफ्ट में इनकमिंग ग्रुप OH है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। रिटेन प्रोडक्ट और इन्वर्टेड प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल क्लोराइड toward SN1 reaction, reactivity of alkyl chloride toward SN1 reaction, SN1 reaction देखते हैं। फर्स्ट मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सब में मेरे बच्चों एक ही लगाते हैं एक्वस NaOH। यहाँ भी क्या दे दिए? एक्वस NaOH है ना। रिएक्शंस का मोड हमने कहाँ रखा है? SN1 में। एक्वस NaOH, एक्वस क्या रख दिया? NaOH। ध्यान रखना मेरे बच्चों, इसमें कौन सा अल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन SN1 में जा रहा है, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, इसको समझने के लिए मेरे बच्चों सबसे पहले इसमें इंटरमीडिएट ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसका इंटरमीडिएट मिथाइल कार्बोकेटाइन होगा, इसका जो इंटरमीडिएट होगा इथाइल कार्बोकेटाइन होगा, इसका जो इंटरमीडिएट होगा वो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन होगा, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन होगा, और तीसरा जो होगा वह टर्शियरी। ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि जब SN1 रिएक्शन होगा तो कार्बोकेटाइन तो बनेगा ही बनेगा। अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है ऐसे रिएक्शंस आगे प्रोसीड नहीं करनी है, नहीं होगा। अब इसमें जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वह कार्बोकेटाइन सबसे पहले बनेगा और वह रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो यहाँ देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पहले गाइड करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सबसे पहले यह 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है मेरे बच्चों, यह 2 डिग्री है, यह 1 डिग्री है, इसको मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो यहाँ 3 डिग्री है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तब 2 डिग्री होगा,
तब 1 डिग्री होगा मेरे बच्चों, और तब होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मेरे बच्चों अल्फा से देखते हैं। यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है और 0 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा मेरे बच्चों, उतना ही हाइपर कंजुगेशन से कार्बोकेटाइन हमारा क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। स्टेबलाइज हो गया। अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में जो 4th है, जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, तब 3 डिग्री आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका क्या नाम है मेरे बच्चों, सबको लिख लो, मिथाइल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। क्लोराइड। और ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा 4 नंबर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड टुवर्ड कहाँ, SN1 रिएक्शन। कौन कौन होगा, सबसे पहले यहाँ तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद कौन होगा, तो आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। फिर कौन होगा, इथाइल क्लोराइड। और इसके बाद कौन होगा, मिथाइल क्लोराइड। ये रिएक्टिविटी था। ये हम रिएक्टिविटी तब हम लोगों ने देखा मेरे बच्चों, जब हमने अल्काइल ग्रुप बदल रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि रिएक्टिविटी अल्काइल ग्रुप तो सबसे फास्ट यहाँ होगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में। अब की बार हम टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड लेते हैं, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, अल्काइल ग्रुप सेम रखेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड टुवर्ड SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन। हैलाइड बदलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल तो हमारा सेम ही रहेगा। अब देखिए, ये हो गया मेरे बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। सेकेंड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। थर्ड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एंड फोर्थ मेरे बच्चों क्या होगा, और फोर्थ टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ध्यान रखिए मेरे बच्चों, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, अल्काइल ग्रुप हमारा यही है, सेम है। और सब में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वह एक ही कार्बोकेटाइन बनेगा मेरे बच्चों, है ना। और इस कार्बोकेटाइन का नाम टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है। क्या नाम है मेरे बच्चों, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। सब में सेम है, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। जब कार्बोकेटाइन सेम हो जाए मेरे बच्चों, इन कार्बोकेटाइन की जब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सेम हो जाए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का,
तब ये देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड ईजी वे में टूटता है। ध्यान देना है मेरे बच्चों, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज़्यादा और इसकी बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो जाएगा, सबसे कम। यानी यह बॉन्ड ईजी वे में टूट करके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देगा। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि अल्काइल हैलाइड या टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड इज मोर आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड and then tertiary butyl chloride and then tertiary butyl fluoride. It means reactivity अगर हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों, reactivity of different tertiary butyl halide इस ऑर्डर में चलेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, आयोडाइड। तो यहां से CH3 आयोडाइड सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाइंड एंथैल्पी इसका सबसे कम, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी एक, सबसे लीस्ट रिएक्टिव। क्या हो जाएगा, CH3 Br CH3 और क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ फ्लोराइड। ए रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा मेरे बच्चों। आशा करते हैं आप इन SN1 रिएक्शन का सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।